नमस्कार। आज हम इस वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन ट्रांसमिशन लाइंस द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ। देखो ट्रांसमिशन लाइन में जो क्रॉस आर्म होता है वो कॉपर का होता है या फिर आरसीसी का होता है या फिर वुड का या फिर स्टील का होता है। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसमिशन लाइन का जो क्रॉस आर्म होता है वो हमारा स्टील का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिक पोल। ये एक इलेक्ट्रिक पोल है और एक इलेक्ट्रिक पोल है। इसमें जो है ये वाला देखो, ये होता है क्रॉस आर्म। ये जो है ये हमारा क्रॉस आर्म होता है और ये क्रॉस आर्म हमारा स्टील का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड्स जनरली। देखो इंडस्ट्रियल लोड की पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है या फिर लैगिंग होता है या फिर लीडिंग होता है या फिर जीरो होता है। तो इसका आंसर होगा जो इंडस्ट्रियल लोड होता है इसका पावर फैक्टर हमारा लैगिंग में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो वैल्यू होता है इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर 0.7 से कम आता है, एवरेजली 0.7 से कम आता है और ये लैगिंग में आता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और कुछ इंपॉर्टेंट पावर फैक्टर जैसे कि इनकार्नेशन लैंप होता है उसका पावर फैक्टर 1 होता है। ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये रेजिस्टिव लोड होता है। हम सभी जानते हैं जो रेजिस्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है और जो इंडक्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर लैगिंग में आता है और जो कैपेसिटिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर लीडिंग में आता है। ये भी आपको याद रखना होगा। और जो इंडस्ट्रियल लोड होता है वो इंडक्टिवली लोड होता है और इसलिए इसका पावर फैक्टर लैगिंग में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन्स जनरली यूज। देखो जो ओवरहेड लाइन होता है उसमें हम कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं या फिर एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज करते हैं या फिर एससीएसआर कंडक्टर का यूज करते हैं या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो हमारा ओवरहेड लाइन होता है, ओवरहेड लाइन में हम नॉर्मली एससीएसआर कंडक्टर का यूज करते हैं। एससीएसआर मतलब क्या होता है, ये फॉर एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। याद रखना देखिए एससीएसआर एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड और इसी कंडक्टर को हम ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये एससीएसआर कंडक्टर क्या होता है, ये वाला फिगर देखो, ये होता है एससीएसआर कंडक्टर एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। मीन्स जो सेंटर में जो कंडक्टर है वो हमारा स्टील का होता है और ऊपर में जो कंडक्टर है वो हमारा एल्युमिनियम का होता है। क्योंकि एल्युमिनियम में करंट आसानी से फ्लो होता है और स्टील में इतना आसानी से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो एससीएसआर कंडक्टर होता है उसमें ऊपर में रहता है एल्युमिनियम जिससे करंट फ्लो होता है और सेंटर में रहता है स्टील जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टर ड्यू टू सैग बिटवीन टू सपोर्ट टेक्स द फॉर्म ऑफ। देखो दो कंडक्टर, देखो जब ट्रांसमिशन लाइन में सैग फॉर्मेशन होता है तब कंडक्टर का शेप क्या रहता है, सेमी सर्कल रहता है या फिर ट्रायंगल रहता है या फिर इलिप्स रहता है या फिर कैटनरी रहता है। तो इसका आंसर होगा जब ट्रांसमिशन लाइन में सैग फॉर्मेशन होता है उसका जो शेप होता है, कंडक्टर का जो शेप होता है वो कैटनरी का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये सैग क्या है, देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन की कंडक्टर है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है और ये और एक इलेक्ट्रिक पोल है, दोनों के बीच में देखो ये कंडक्टर है। जो कंडक्टर है ठीक से देखो, जो कंडक्टर है वो थोड़ा नीचे आ रहा है, देखो इधर है, लेकिन वो स्ट्रेट जाता तो इसी लाइन में होता है। लेकिन ये जो गैप है, ये दोनों के बीच में जो गैप होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। और ये जो शेप है नीचे जो नीचे की तरफ आया है इसको ही हम क्या कहते हैं, ये जो शेप होता है यही शेप हमारा कैटनरी शेप का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना होगा। और एक बात याद रखिएगा, दो इलेक्ट्रिक पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं। और जो नीचे की तरफ जो देखो ये जो नीचे की तरफ आया है और नॉर्मल लाइन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। और जब सैग होता है वो हमारा कैटनरी शेप का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज। देखो आरएमएस वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये दोनों का रेशियो क्या होता है, ऊपर में रहेगा आरएमएस वैल्यू, नीचे रहेगा एवरेज वैल्यू। ये किसका फॉर्मूला है, पीक फैक्टर की या फिर फॉर्म फैक्टर की या फिर लोड फैक्टर की या फिर मिनिमम वैल्यू की। तो इसका आंसर होगा अगर ऊपर में रहता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू
नीचे रहता है एवरेज वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 होता है इसका करेक्ट आंसर। जो फॉर्म फैक्टर होता है ये क्या होता है ना, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। तो देखो द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू नॉन एज फॉर्म फैक्टर। और अगर हम कहेंगे रेशियो पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, उसको कहते हैं पीक फैक्टर। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरएलसी सर्किट पावर लॉस। देखो एक आरएलसी सर्किट में पावर लॉस किससे होता है, रेजिस्टेंस से होता है या फिर इंडक्टेंस से होता है या फिर कैपेसिटेंस से होता है या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा चाहे वो आर सर्किट हो या फिर आरएलसी सर्किट हो, सब में ये जो आर होता है रेजिस्टेंस होता है, इसी से ही पावर लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। मान लो ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्शन हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस तीनों आपस में कनेक्शन हुआ है। इसमें पावर लॉस सिर्फ क्या कौन करेगा ना, रेजिस्टेंस ही करेगा, आर ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।